साहब, सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। देश में बड़ी आतंकी साजिश की कोशिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए हैं। इनकी गिरफ्तारियां पंजाब, यूपी और एमपी से हुई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने साझा ऑपरेशन चलाया है। मुश्तरका ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे ये तीनों। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के भी कहा जा रहा है कि राबते में थे ये दहशतगर्द, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगह से गिरफ्तारी इनकी अमल में लाई गई है। मध्य प्रदेश, यूपी और इसके अलावा पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई। तो देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश ही नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कई सुरक्षा एजेंसियां भी इस ऑपरेशन में शामिल रहीं। उसके बाद 3 दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। तीनों दहशतगर्द आपको बताएं कि अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें पंजाब से भी एक दहशतगर्द आतंकी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इसके अलावा यूपी और MP से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो 3 आतंकियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो तीनों आतंकी हैं, तीनों दहशतगर्द हैं, इनका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क था, राबता था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी तखरीबी कार्रवाई होने से बचा लिया गया मुल्क को। बड़ी साजिश ये मुल्क के खिलाफ रच रहे थे और बड़ी साजिश को पुलिस ने और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर नाकाम किया है। 3 गिरफ्तार किए गए हैं आतंकी, जिनकी एक एक करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और नाम बता रहे हैं। इसका नाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम शहजाद भट्टी है। तो इसकी गिरफ्तारी 3 आतंकियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पंजाब और यूपी और MP से। तो 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़ी सफलता ये मानी जा रही है सुरक्षा पुलिस फोर्सेस की और सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ साजिश रच रहे थे और ये साजिश बहुत बड़ी रच रहे थे कहा जा रहा है। तो एक बड़ी साजिश को होने में नाकाम किया गया है, करने में नाकाम किया। और देखिए, ये आतंकी शहजाद भट्टी इसका नाम है, जिसकी तस्वीर आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर राज्यों में हमने देखा है कि जो सेंसिटिव रियासतें हैं, वहाँ पर अलर्ट भी पहले से ही घोषित कर दिया गया था। और इस वक्त जो पुलिस महकमा है उन राज्यों का, वहाँ पर भारी भरकम तैनाती भी अमल में लाई जा रही है सेंसिटिव इलाके में। और हमारे साथ कैप्टन उत्तम कुमार साहब रिटायर्ड जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत करते हैं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कितनी बड़ी कार्रवाई इसे माना जाए, एक यूपी, MP, पंजाब से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस घटना के तार अब अलग अलग जगह से मिलने शुरू हो गए हैं और दिल्ली पुलिस की इस धरपकड़ में अलग अलग जगह से 3 और 3 से ज्यादा सस्पेक्ट पकड़े जा रहे हैं। हो ये रहा है कि जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जितने भी सस्पेक्ट थे, उन सबके मोबाइल को और उनके मोबाइल कॉल डेटा को खंगाला जा रहा है जी। एक और क्लू मिल रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जितने CCTV थे, उनसे जो भी पिछले 1 महीने में अंदर आए, बाहर गए, किसी ने एक कार पार्क की, सब गाड़ियों के एक एक करके उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ियां कहाँ से आई, किसकी थी, कहाँ पे रखी जाती थी, गैराज का ओनर कौन था, उसको चेक किया जा रहा है। एक और तीसरा क्लू मिल रहा है कि कौन कहाँ पर किराए पर रहता था। ज्यादातर जो सस्पेक्ट थे वो फरीदाबाद के आसपास ही किराए पर रहते थे। तो जब उनके मकान मालिकों से बातचीत की तो मकान मालिक बता पाए कुछ हद तक कि ये शायद कहाँ से आए थे, कब आते थे, कब जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि किराया सही टाइम पर देते थे, किस बैंक से किराया देते थे। तो जिस बैंक से किराया वो देते थे तो उसको आगे फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर जब अलग अलग केमिकल्स खरीदे तो क्या ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं 3, इन्हें आतंकी कहा जा रहा है, क्या ये अभी भी आरोप है इन पर, या फिर अभी ये माना जाए कि पुलिस ने कहा है कि हाँ कुछ तार तो मिलते हैं? हाँ सना, ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जो हमारे देश का आईन है उसमें जब गिरफ्तारियां की जाती हैं तो शुरुआती दौर में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाता, किसी को भी हम टेक्निकली आतंकी नहीं माना जाता है।
क्योंकि इस शब्द के फिर बहुत सारे दूसरे लीगल मीनिंग निकल आते हैं। तो अभी सबको ये माना जा रहा है कि ये सब सस्पेक्ट हैं, इन सब के ऊपर शक है। देखिए सना, ये मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी घटना के बाद, बॉम्ब ब्लास्ट हो, आतंकी घटना हो या और कोई कार्रवाई हो, हमेशा सीसीटीवी देखकर, मोबाइल टीवी देखकर, आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद अगर 10 लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो तब तक सना सिर्फ इतना ही है कि ठीक है, ये उनका नंबर उनके मोबाइल में मिला। जैसे मैं बोलता हूं, किसी का नंबर, अगर मेरा या आपका नंबर अगर उमर के मोबाइल नंबर में मिल जाता है, इसका मतलब नहीं है कि मैं और आप आतंकवादी हैं। ठीक है, हमारा और आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो है हमारा और आपका उमर के मोबाइल में मिला, तो हम शुरुआती दौर में सिर्फ सस्पेक्ट होते हैं। पुलिस बुलाती है, छानबीन करती है, कुछ सवाल जवाब पूछती है, हमसे कुछ दस्तावेज मांगती है, उतना ही बात है जी। जब चार्जशीट दायर होता है तब चार्जशीट में किस दफा के तहत आपको अरेस्ट किया गया है वो दफा लिखी होती है जी। हो सकता है कि वो दफा इस तरह की हो जिसमें कि आप सस्पेक्ट हैं लेकिन आप आतंकी नहीं हैं। हाँ। जैसे कि हो सकता है कि आपने सिर्फ उमर की कार को कभी ठीक किया किसी गैराज में, उसके भी कम से कम 3 या 4 गैराज में उमर के कार की सीसीटीवी निकली है, जहां या तो उसमें पेट्रोल भरा गया या हवा भरी गई या रिपेयर कराया गया जी। तो ये शुरुआती दौर में जो गैराज ओनर्स थे, शुरुआती दौर में उनको आतंकी नहीं माना जाता है। ठीक है जी जी। तो अभी जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें सस्पेक्टेड कहा जा सकता है। जब इनसे पूछताछ की जाएगी, कड़ियां खुलेंगी, पर्दे खुलेंगी, फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि जो इस तरह की जो बॉम्ब ब्लास्टिंग के बाद की जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसमें सस्पेक्ट के तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जब गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ होगी तो पूछताछ के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या इन्हें इंफॉर्मेशन इस हवाले से ज्यादा थी या नहीं थी। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया। क्या होता है कि हो सकता है कि उमर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मदद की है जी। तो क्या जो लोग मदद कर रहे थे, क्या वो आतंकवादी कार्रवाई के लिए मदद कर रहे थे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जी। देखिए, जैसे ये जितने लोग सस्पेक्ट हैं, ये फरीदाबाद के आसपास 8-10 घरों में किराया देकर रह रहे थे। तो जो मकान मालिक हैं, हम उनको आतंकवादी नहीं मानेंगे, ना ही हम उनको सस्पेक्ट मानेंगे। हम उनको पुलिस थाने में बुला सकते हैं, लेकिन बतौर सवाल जवाब के लिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, ऐसा नहीं है कि वह किसी के यहाँ पे किराए पे रह रहे थे या उन्होंने किसी दुकान में जाकर, समझिए कि उन्होंने किसी दुकान में जाकर एक केमिकल खरीद लिया जी। अब उन्होंने किसी दुकान से एसिड खरीद लिया, किसी दुकान से उन्होंने बैटरी खरीद ली, किसी दुकान से उन्होंने बिजली का तार खरीद लिया, तो दुकानदार को हम शुरुआती दौर में सस्पेक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात जी, क्योंकि आईन इस की गुंजाइश देता है और उसी बिना पर हम ये देखते हैं कि इसे तय पाया जाता है कि कौन संदिग्ध है और कौन आतंकी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से हमें जानकारी देने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। महबूब बेग ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, बोले सीएम को किसी भी चीज पर सवाल उठाने का क्या हक है जब उनकी अपनी सरकार ही घरों को गिराने के लिए जिम्मेदार है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कंगन और जम्मू में किए गए डिमोलिशन ड्राइव के बारे में सीएम को जानकारी न होने को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। बीजेपी नेता अरशद भट्ट के नेतृत्व में पुलवामा के दूरदराज इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पदयात्रा, लोगों की सुनी परेशानियां, एनसी पर लगाया वादे पूरे न करने का आरोप। तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने बडगाम और बीरवा में डेवलपमेंट कामों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए। एमपी लेट्स के तहत रशीद ने 30 लाख रुपए के डेवलपमेंट कामों को मंजूरी देने की घोषणा की। महबूब बेग ने सीएम
के बाद एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोला है और ये हमला दरअसल एक वाकये को लेकर बोला गया है। राधे राधे कहने से सीएम सुक्खू हिचकिचाए, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने इस हवाले से वीडियो भी सीएम सुक्खू का जारी किया है जिनमें बच्चों से राधे राधे बोलने में सीएम सुक्खू दिख रहे हैं हिचकिचाते हुए। बीजेपी का ये आरोप है। कांग्रेस को उसके बाद बीजेपी ये सवाल खड़ा कर रही है सोशल मीडिया के भी जरिए और अपने बयानों के जरिए कि कांग्रेस को आखिर सनातन से इतनी नफरत क्यों है। सुक्खू ने बच्चों से कहा राधे राधे या नमस्कार, बीजेपी ये बात कह रही है और सुक्खू से बच्चों ने कहा राधे राधे, जिस पर सुक्खू की तरफ से हिचकिचाहट का इजहार किया गया। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हिमाचल प्रदेश की तरफ से लगाया गया है। और देखिए वो ट्वीट भी आपको सोशल मीडिया एक्स पर दिखा रहे हैं। इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, राधे राधे क्यों बोल रहे हो, इस पे शायद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों से सीएम सुक्खू। आइए आपको सुनाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सनातन विरोधी मानसिकता को व्यक्त करता है। माननीय सुक्खू जी, बच्चों द्वारा राधे राधे बोलना आपको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि सरकार बनने के बाद भी आपका वक्तव्य आया था कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदू बहुल प्रदेश के सनातन को आप हरा करके सत्ता में आए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी सीएम सुक्खू को घेरते हुए नजर आ रही है। ये मामला कहां तक बढ़ गया है जानने की कोशिश करेंगे, इसकी शुरुआत कहां से होती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं। रणवीर, ये कब का मामला है जिसे सनातन विरोधी तक कह रही है बीजेपी और हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है? ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सीएम पर निशाना साधा जा रहा है। जी असल देखिए, जब मुख्यमंत्री अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान यहाँ पर आए थे धर्मशाला में, तो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए वो साइंस ग्राउंड गए थे जहाँ पर वो बच्चों से मिल रहे थे। ये कैजुअल बातचीत थी। मुख्यमंत्री जो है सब से बात कर रहे थे। जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उनसे बात की है। फिर साइंस ग्राउंड जो है मुख्यमंत्री गए थे और वहाँ कुछ खिलाड़ियों से भी बात की और उस वक्त कुछ बच्चे जो मुख्यमंत्री से मिले उन्होंने राधे राधे कहा। तो मुख्यमंत्री ने एक कैजुअल वे में ये कहा, उनसे पूछा कि राधे राधे आप क्यों कह रहे हैं। तो और ये जो वीडियो क्लिप है ये मुख्यमंत्री के साथ जो लोग थे उन्हीं की तरफ से ये जारी की गई थी। और इसमें ऐसा शुरुआत में तो किसी को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अब इसे मुद्दा बना दिया है और इसे ये कहा जा रहा है कि सनातन विरोधी मुख्यमंत्री को बता रहे, तो एक राजनीतिक आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर जो है विवाद चल रहा था, उस दौरान भी जो है बहुत सारे आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए गए। तो ये आप कह सकते हैं कि इसे जो है इस तरह का रंग देने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और कुछ सोशल मीडिया बात ही बताइएगा, जहां पर सीएम सुक्खू इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, इस ग्राउंड का नाम अभी कुछ आप बता रहे थे, किस तरह का, क्या मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग इस ग्राउंड में जाते हैं या फिर ये बच्चों के लिए ही मुख्तस कर दिया गया है कि वहाँ खेल की एक्टिविटीज वो करेंगे? क्या है इस ग्राउंड का इतिहास? जी हाँ, देखिए आपको ये बताते चले कि जो धर्मशाला का साइंस ग्राउंड है यहाँ पर इंडोर जो है कुछ गेम्स होती है, अकेडमी भी यहाँ पर है। जो युवा बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, कई सारे कैंप्स यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इन बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला है। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि जो संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मुख्यमंत्री गए हैं, बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की है, आम लोगों से बात की है, सरकार का फीडबैक ले रहे थे। तो इस दौरान एक कैजुअल वे में जब ये बात हुई, मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा, तो ये वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद से इसे जो है राजनीतिक रंग देने का और आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि धार्मिक रंग देने का प्रयास यहाँ पर कोशिश की गई है। जबकि आम लोगों में इस तरह इसको लेकर जो कोई ऐसी बात
सामने निकल कर नहीं आई। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और क्योंकि सीएम जब सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों से मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त बच्चों ने राधे राधे कहा, तो सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया कि राधे राधे क्यों कर रहे हो। और जिस तरह से ग्राउंड के हवाले से जानकारी रणवीर दे रहे थे कि यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को कई तरह के गेम्स की, तो एक तरह से माना जा सकता है कि शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर धर्म को शायद सीएम सुक्खू ने कहा होगा कि आप तो प्रशिक्षण स्थान पर हैं, तो धर्म को आप अपने तक महदूद रखिए, अपने घरों तक महदूद रखिए, आप नमस्ते कर सकते हैं, शायद उनका ये ख्याल रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रही है और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये फैसला जनता को एलजी प्रशासन से जोड़ने की दिशा की तरफ एक बड़ा कदम के तौर पर लिया है। उपराज्यपाल ने लेह स्थित राजभवन का नाम बदलकर अब तक राजभवन को राजनिवास के नाम से जाना जाता था, मगर अब उसका नाम बदलकर राजनिवास से लोक निवास कर दिया गया है। लेह स्थित राजभवन 50,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। राजभवन में हेलीपैड भी है। राजभवन लद्दाखी वास्तुकला का प्रतीक है, जो स्थानीय पत्थरों से बना है, जिसका नाम अब राजनिवास से बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं कविंदर गुप्ता, ये एलजी हैं लद्दाख के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस टाइम जो बातचीत थी एमएचए की और जो एपेक्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो होनी थी, उसका क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ये जो एपेक्स बॉडी है या केडीए है, उन्होंने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। अब केंद्र सरकार के वो किस प्रकार से उसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही दोबारा उनको बुलाया जाने वाला है। लेकिन जो उधर से बातें निकल के आ रही हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनका कहना है कि जो अरेस्टेड लोग हैं उनको रिलीज किया जाए, जो वायलेंस हुई है उसका एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो उनकी मोटे मोटे डिमांड्स हैं उन पर सबसे पहले उसको प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके भारत के संविधान को प्राथमिकता में रखते हुए जो भी बातचीत होगी वो सार्थक होगी। तो मुझे लगता है कि सभी के हित में चीजें वो हों, देश के हित में हो, वो पहले इस प्रकार की सोच है, उसके बाद कोई किसी प्रकार की बातचीत की जाए। लचीलापन एमएचए की तरफ से है कि इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से अब ये चल रहा है चीजें, और आगे चल के फ्लेयर अप ना हो, चीजों को एक सिस्टमेटिक वे से हल किया जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा से लद्दाख के हित के लिए सोचा है और बहुत काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि लद्दाख आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और बहुत सी ऐसी जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उसमें 97% हमने जल जीवन मिशन को पाया है। हमारा जो लिटरेसी रेट है सबसे ऊपर है, ये उसी का परिणाम है। तो आगे भी समय जो भारत सरकार है, मुझे लगता है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेगी। कुछ आपको लगता है कि इस जो वहाँ पे कुछ लोग हैं उसको फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सियासत करने की कोशिश? देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। जब हितों की बात होती तो लोग भी अब समझने लगे हैं कि क्या कौन गलत है कौन सही है। सर, कुछ दिन पहले फाइनेंशियल पावर्स पे, हालांकि एमएचए ने कल इस पे पूरा दिया है, कोई कंफ्यूजन सा हुआ था कि क्या आखिर आप जो दर्शक हमारे उनको क्या समझाना चाहेंगे, किस तरह के पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस तरह से क्या हुआ? इस सरकार के एक नियम रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी रहती है। इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लिया गया वो एक प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है। जो हुआ है, कुछ कंफ्यूजन जो लोगों के मन में थे उसको काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है। जो निवास है उसको लोग एक तरह निवास रखा है, क्या मुद्दा है, क्या? देखिए, लोगों के हित में काम हों, और ये जो जिस प्रकार से भारत सरकार ने राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया है, तो ये अंग्रेजी जो सोच थी, जो अंग्रेजों के समय की सोच, उसको बदला जाना चाहिए था। लेकिन पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो लोगों ने यहाँ पर
हुक्मरान यहाँ पर लुटेरे बन करके आए, उनके नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना ये बड़ा गलत था। अब भारत सरकार इस पर बहुत सा कर रही है, तो मुझे लगता है कि पश्चिम में जाकर के सूरज भी डूब जाता है, इसलिए भी पश्चिमी सोच को ख़त्म करना होगा। हम लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो नाम लोक निवास रखा गया है उससे मानसिकता का पता लगता है, सोच का पता लगता है, और लोगों को लगेगा कि जो भी यहाँ पर काम होगा वो लोगों के लिए होगा। तो ये क्या एक मैसेजिंग है और कोशिश है कि उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं उनको मेन स्ट्रीम में वापस? देखिए, जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और सेवा कार्य है ये, कोई किसी पर राज करना नहीं है, शासक बनकर नहीं, और जो भी सरकार की सोच है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकतंत्र यही कहता है। तो इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा लास्ट सवाल है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हम पहले से ही स्वागत पोर्टल हमने जारी किया है, जिसमें लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा ग्रीवेंसेस सेल है, उसका हमने पोर्टल जारी किया है, और बहुत से आवेदन उसमें हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको हल कर रहे हैं। और आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि ये जो सोच है ये खाली नाम बदलने से नहीं पूरी होगी, और सच जमीन पर हमने इसको करके दिखाया है। सर, लास्ट में अब लद्दाख में क्योंकि विंटर का बड़ा हार्श रहता है, तो आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां उसके लिए, उसको डील करने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से पहले से ही, क्योंकि एक विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर लोग रहते हैं, उसके लिए उनको सही तरीके से जो प्रबंध हैं वो मिले, इसके लिए हमारे जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से चिंता भी करता है और उस पर काम भी करता है। न्यूज़ 18 के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में